अग्नि की उड़ान बाय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद पार्ट 5। कुछ पाठक जो अधिक महानगरीय दृष्टिकोण रखते थे, हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में चर्चा करते थे। लगभग सभी अंततः उच्च जाति के हिंदुओं के खिलाफ पेरियार ईवी रामास्वामी के आंदोलन की शक्तिशाली राजनीतिक धारा में बह जाते थे। दिनमणि सबसे अधिक मांग वाला समाचार पत्र था। चूंकि छपी हुई सामग्री को पढ़ना मेरी क्षमता से परे था, इसलिए मुझे अखबार में छपी तस्वीरों को देखकर ही संतुष्ट होना पड़ा, इससे पहले कि शमसुद्दीन उन्हें अपने ग्राहकों तक पहुंचाए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। उस समय मैं 8 वर्ष का था। मैं कभी नहीं समझ पाया कि किन कारणों से बाजार में इमली के बीजों की अचानक मांग बढ़ गई। मैं बीज इकट्ठा करता था और उन्हें मस्जिद स्ट्रीट पर एक किराने की दुकान पर बेचता था। एक दिन के संग्रह से मुझे एक आना की भारी रकम मिल जाती थी। जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियां सुनाते थे, जिन्हें मैं बाद में दिनमणि में सुर्खियों में खोजने की कोशिश करता था। हमारा क्षेत्र अलग थलग होने के कारण युद्ध से पूरी तरह अप्रभावित था, लेकिन जल्द ही भारत को मित्र देशों की सेना में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा और आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी गई। पहली क्षति रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव को निलंबित करने के रूप में हुई। अब अखबारों को बंडल करके रामेश्वरम और धनुषकोई के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से बाहर फेंकना पड़ा। इससे शमसुद्दीन को बंडल पकड़ने के लिए मदद की तलाश करनी पड़ी और, जैसे कि स्वाभाविक रूप से, मैंने स्लॉट भर दिया। शमसुद्दीन ने मुझे अपना पहला कमाने में मदद की। वेतन। आधी सदी बाद, मैं अभी भी पहली बार अपना पैसा कमाने में गर्व की लहर महसूस कर सकता हूँ। हर बच्चा कुछ विरासत में मिली विशेषताओं के साथ एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में पैदा होता है और अधिकार के लोगों द्वारा कुछ खास तरीकों से प्रशिक्षित होता है। मुझे अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन विरासत में मिला। मेरी माँ से मुझे अच्छाई और गहरी दयालुता में विश्वास विरासत में मिला और मेरे 3 भाइयों और बहनों को भी। लेकिन यह वह समय था जो मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ बिताया, जिसने शायद मेरे बचपन की विशिष्टता में सबसे अधिक योगदान दिया और मेरे बाद के जीवन में सभी अंतर पैदा किए। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन का अशिक्षित ज्ञान इतना सहज और गैर मौखिक संदेशों के प्रति उत्तरदायी था कि मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बचपन में उनकी संगति को अपनी बात की प्रकट रचनात्मकता का श्रेय दे सकता हूँ। मेरे बचपन में मेरे 3 करीबी दोस्त थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। अग्नि की उड़ान बाय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद पार्ट 6। ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। बचपन में हम में से किसी ने भी अपने धार्मिक मतभेदों और परवरिश के कारण आपस में कोई अंतर महसूस नहीं किया। दरअसल, रामनाथ शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। बाद में उन्होंने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का पद संभाला। अरविंदन तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के व्यवसाय में चले गए और शिवप्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए खानपान ठेकेदार बन गए। वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम समारोह के दौरान हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए एक विशेष मंच के साथ नावों की व्यवस्था करता था, जो हमारे घर के पास राम तीरथ नामक तालाब के बीच में स्थित था। रामायण और पैगंबर के जीवन से जुड़ी घटनाएं वो कहानियां थीं जो मेरी माँ और दादी हमारे परिवार के बच्चों को सोने से पहले सुनाया करती थी। एक दिन जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा में था, एक नया शिक्षक हमारी कक्षा में आया। मैं एक टोपी पहनता था जो मुझे मुस्लिम के रूप में चिन्हित करती थी, और मैं हमेशा रामनाथ शास्त्री के बगल में आगे की पंक्ति में बैठता था, जो एक पवित्र धागा पहनते थे। नए शिक्षक को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे। हमारे सामाजिक रैंकिंग के अनुसार, जैसा कि नए शिक्षक ने देखा, मुझे पीछे की बेंच पर जाने के लिए कहा गया। मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने भी ऐसा ही किया। रामनाथ शास्त्री। जब मैं आखिरी पंक्ति में अपनी सीट पर गया तो वे बहुत उदास दिखे। जब मैं आखिरी पंक्ति में गया तो उनके रोने की छवि ने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी। स्कूल के बाद हम घर गए और अपने अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक को बुलाया और हमारी मौजूदगी में शिक्षक से कहा कि उन्हें मासूम बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने शिक्षक से साफ तौर पर कहा कि या तो वे माफी मांगे या स्कूल और द्वीप छोड़ दें। शिक्षक को न केवल अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री ने जो दृढ़ विश्वास व्यक्त किया, उसने अंततः इस युवा शिक्षक को सुधार दिया। कुल मिलाकर
रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के मामले में अत्यधिक स्तरीकृत और बहुत कठोर था। हालांकि मेरे विज्ञान शिक्षक शिवसुब्रमण्यम अय्यर एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी बहुत रूढ़िवादी थी, लेकिन वे कुछ हद तक विद्रोही थे। उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की पूरी कोशिश की ताकि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आसानी से घुल मिल सकें। वे मेरे साथ घंटों बिताते थे और कहते थे, कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम इतना विकसित हो जाओ कि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों के बराबर हो जाओ। अग्नि की उड़ान बाय APJ अब्दुल कलाम आजाद पार्ट 7। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनकी पत्नी इस विचार से भयभीत थी कि एक मुस्लिम लड़के को उनके अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध रसोई में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उसने मुझे अपनी रसोई में सेवा देने से इनकार कर दिया। शिवसुब्रमण्य अय्यर परेशान नहीं हुए, न ही वे अपनी पत्नी से नाराज हुए, बल्कि इसके बजाय उन्होंने मुझे अपने हाथों से परोसा और मेरे बगल में बैठकर अपना भोजन किया। उनकी पत्नी रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने मेरे चावल खाने, पानी पीने या भोजन के बाद फर्श साफ करने के तरीके में कोई अंतर देखा है। जब मैं उनके घर से निकल रहा था तो शिवसुब्रमण्य अय्यर ने मुझे अगले सप्ताहांत फिर से अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए उन्होंने मुझे परेशान न होने के लिए कहा। उन्होंने कहा, एक बार जब आप सिस्टम को बदलने का फैसला करते हैं तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगले हफ्ते जब मैं उनके घर गया तो शिवसुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी मुझे अपने रसोई घर में ले गई और अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। तब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और भारत की आज़ादी आसन थी। गांधी जी ने घोषणा की, भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे। पूरा देश अभूतपूर्व आशावाद से भर गया था। मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या वे अपने पिता से प्यार करते हैं। पिता से रामेश्वरम छोड़ने और रामनाथपुरम में जिला मुख्यालय में अध्ययन करने की अनुमति मांगी। उन्होंने मुझे जोर से कहा, अबुल, मुझे पता है कि तुम्हें बड़ा होने के लिए दूर जाना होगा। क्या सीगल अकेले और बिना घोंसले के सूर्य के पार नहीं उड़ता? तुम्हें अपनी यादों की भूमि की लालसा को त्याग कर अपनी महान इच्छाओं के निवास स्थान में जाना होगा। हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा नहीं और न ही हमारी जरूरतें तुम्हें जकड़ेंगी। उन्होंने मेरी झिझकती माँ को खलील जिब्रान का उद्धरण दिया, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। वे जीवन की खुद की लालसा के बेटे और बेटियां हैं। वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं लेकिन तुमसे नहीं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। वो मुझे और मेरे 3 भाइयों को मस्जिद ले गया और पवित्र कुरान से अल फातिहा की नमाज पढ़ी। रामेश्वरम स्टेशन पर मुझे ट्रेन में बिठाते हुए उन्होंने कहा, ये द्वीप तुम्हारे शरीर का घर हो सकता है लेकिन तुम्हारी आत्मा का नहीं। तुम्हारी आत्मा कल के घर में रहती है, जिसे रामेश्वरम में रहने वाला हम में से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों में भी नहीं देख सकता। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे बच्चे। की उड़ान बाय APJ अब्दुल कलाम आजाद पार्ट 8। शमसुद्दीन और अहमद जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम गए और मुझे श्वार्ट्ज हाई स्कूल में दाखिला दिलाया और वहां मेरे रहने की व्यवस्था की। किसी तरह मैं नए माहौल में ढल नहीं पाया। रामनाथपुरम शहर 50,000 लोगों का एक संपन्न, गुटबाजी वाला शहर था, लेकिन रामेश्वरम की एकरूपता और सद्भाव वहां नहीं था। मुझे अपने घर की याद आती थी और मैं रामेश्वरम जाने का हर मौका लपकता था। रामनाथपुरम में शिक्षा के अवसरों का आकर्षण इतना मजबूत नहीं था कि पोली के आकर्षण को खत्म कर सके, जो मेरी माँ द्वारा बनाई जाने वाली एक दक्षिण भारतीय मिठाई है। वास्तव में वह इसकी 12 अलग अलग किस्में तैयार करती थी, जिससे हर एक सामग्री का स्वाद सबसे अच्छे संभव संयोजनों में सामने आता था। घर की याद आने के बावजूद मैं नए माहौल के साथ तालमेल बिठाने के लिए दृढ़ था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पिता ने मेरी सफलता में बहुत उम्मीदें लगाई थीं। मेरे पिता ने मुझे एक कलेक्टर के रूप में देखा था और मैंने अपने पिता के सपने को साकार करना अपना कर्तव्य समझा। हालांकि मुझे रामेश्वरम की आत्मीयता, सुरक्षा और सुख सुविधाओं की बहुत याद आती थी। जलालुद्दीन मुझसे सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में बात करते थे और जब भी मुझे घर की याद आती या मैं उदास होता तो मैं अक्सर उनके शब्दों को याद करता। मैंने उनके कहे अनुसार करने की बहुत कोशिश की, यानी अपने विचारों और अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना और इनके माध्यम से अपने भाग्य को प्रभावित करना। विडंबना यह है कि वो भाग्य मुझे रामेश्वरम वापस नहीं ले गया, बल्कि मुझे मेरे बचपन के घर से और दूर ले गया। एक बार जब मैं श्वार्ट्ज हाई स्कूल, रामनाथपुरम में बस गया,
तो मेरे अंदर का उत्साही 15 वर्षीय बच्चा फिर से जाग उठा। मेरे शिक्षक इयादुरई सोलोमन एक उत्सुक युवा मन के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक थे, जो अभी भी अपने सामने मौजूद संभावनाओं और विकल्पों के बारे में अनिश्चित था। उन्होंने अपने छात्रों को अपने गर्मजोशी भरे और खुले दिमाग वाले रवैये से कक्षा में बहुत सहज महसूस कराया। वे कहा करते थे कि एक अच्छा छात्र एक बुरे शिक्षक से ज्यादा सीख सकता है, जितना एक खराब छात्र एक कुशल शिक्षक से भी नहीं सीख सकता। रामनाथपुरम में रहने के दौरान उनके साथ मेरा रिश्ता शिक्षक और शिष्य के रिश्ते से आगे बढ़ गया। उनकी संगति में मैंने सीखा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकता है। इयादुरई सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको 3 शक्तिशाली शक्तियों को समझना और उन पर महारत हासिल करनी चाहिए: इच्छा, विश्वास और उम्मीद। अग्नि की उड़ान बाय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद पार्ट 9। इयादुरई सोलोमन, जो बाद में एक रेवरेंड बन गए, ने मुझे सिखाया कि जो कुछ भी मैं चाहता हूँ, उसके होने से पहले मुझे उसे तीव्र इच्छा से चाहना चाहिए और पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए कि वह होगा। अपने जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। मैं बचपन से ही आकाश के रहस्यों और पक्षियों की उड़ान से मोहित था। मैं सारस और सीगल को उड़ते हुए देखता था और उड़ने के लिए तरसता था। हालांकि मैं एक साधारण प्रांतीय लड़का था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं भी आसमान में उड़ूंगा। वास्तव में मैं उड़ने वाला रामेश्वरम का पहला बच्चा था। इयादुरई सोलोमन एक महान शिक्षक थे क्योंकि उन्होंने सभी बच्चों में अपने स्वयं के मूल्य की भावना पैदा की। सोलोमन ने मेरा आत्मसम्मान बढ़ाया। उन्होंने मुझे एक उच्च बिंदु पर पहुंचाया और मुझे, मेरे माता पिता के बेटे को, जिन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिला था, आश्वस्त किया कि मैं भी जो चाहूं बन सकता हूं। विश्वास के साथ आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, वे कहा करते थे। एक दिन जब मैं 4th कक्षा में था, मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक और कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में मैं उस कक्षा में घुस गया और एक पुराने जमाने के तानाशाह की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और पूरी कक्षा के सामने मुझे बेंत से पीटा। कई महीनों बाद जब मैंने गणित में पूरे अंक प्राप्त किए, तो उन्होंने सुबह की सभा में पूरे स्कूल को ये घटना सुनाई। मैं जिस किसी को भी बेंत से मारूंगा, वो महान व्यक्ति बन जाएगा। मेरी बात मानिए, ये लड़का अपने स्कूल और अपने शिक्षकों का नाम रोशन करेगा। उनकी प्रशंसा ने पहले के अपमान की भरपाई कर दी। जब मैंने श्वार्ट्स में अपनी शिक्षा पूरी की, तब तक मैं एक आत्मविश्वासी लड़का बन चुका था और सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित था। आगे की शिक्षा के लिए जाने का फैसला बिना किसी दूसरे विचार के लिया गया था। उन दिनों हमारे लिए व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में जागरूकता मौजूद नहीं थी। उच्च शिक्षा का मतलब बस कॉलेज जाना था। सबसे नजदीकी कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था, जिसे उन दिनों त्रिचिनोपोली लिखा जाता था और संक्षेप में त्रिची कहा जाता था। 1950 में मैं इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में पहुंचा। परीक्षा ग्रेड के मामले में मैं एक होशियार छात्र नहीं था, लेकिन रामेश्वरम में अपने 2 दोस्तों की बदौलत मैंने व्यवहारिक सोच हासिल कर ली थी। अग्नि की उड़ान बाय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद पार्ट 10। जब भी मैं श्वार्ट्स से रामेश्वरम लौटता, मेरे बड़े भाई मुस्तफा कमाल, जो रेलवे स्टेशन रोड पर एक प्रोविजन स्टोर चलाते थे, मुझे थोड़ी मदद करने के लिए बुलाते और फिर दुकान मेरे जिम्मे छोड़कर घंटों के लिए गायब हो जाते। मैं तेल, प्याज, चावल और बाकी सब कुछ बेचता था। मैंने पाया कि सबसे तेजी से बिकने वाली चीजें सिगरेट और बीड़ी थीं। मैं हैरान रह जाता था कि आखिर गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई को क्यों फूंक देते हैं। जब मुस्तफा मुझे छोड़ देते, तो मेरा छोटा भाई कासिम मोहम्मद मुझे अपनी दुकान का जिम्मा सौंप देता। वहां मैं सीपियों से बनी छोटी छोटी चीजें बेचता था। सेंट जोसेफ में मैं भाग्यशाली था कि मुझे रेव. फादर टी.एन. सेक्वेरा जैसे शिक्षक मिले। उन्होंने हमें अंग्रेजी पढ़ाई और हमारे हॉस्टल वार्डन भी थे। हम 3 मंजिला छात्रावास भवन में लगभग 100 लड़के रहते थे। रेव. फादर हर रात अपने हाथ में बाइबल लेकर प्रत्येक लड़के से मिलने जाते थे। उनकी ऊर्जा और धैर्य अद्भुत था। वे बहुत ही विचारशील व्यक्ति थे जो अपने छात्रों की छोटी से छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखते थे। दीपावली पर, उनके निर्देश पर, छात्रावास के प्रभारी भाई और मेस के स्वयंसेवक प्रत्येक कमरे में जाते और अनुष्ठान स्नान के लिए बढ़िया तिल का तेल वितरित करते। मैं 4 साल तक सेंट जोसेफ के परिसर में रहा और अपना कमरा 2 अन्य लोगों के साथ साझा किया। एक श्रीरंगम से एक रूढ़िवादी अयंगर था और दूसरा केरल से एक सीरियाई ईसाई था।
हम तीनों ने एक साथ बहुत बढ़िया समय बिताया। जब मुझे छात्रावास में अपने तीसरे वर्ष के दौरान शाकाहारी मेस का सचिव बनाया गया, तो हमने एक रविवार को रेक्टर रेवरेंड फादर कलाथिल को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। हमारे मेनू में हमारी विविध पृष्ठभूमि से सबसे बेहतरीन व्यंजन शामिल थे। परिणाम अप्रत्याशित था, लेकिन रेवरेंड फादर ने हमारे प्रयासों की बहुत प्रशंसा की। हमने रेवरेंड फादर कलाथिल के साथ हर पल का आनंद लिया, जिन्होंने बच्चों जैसे उत्साह के साथ हमारी सरल बातचीत में भाग लिया। ये हम सभी के लिए एक यादगार घटना थी। सेंट जोसेफ में मेरे शिक्षक कांची परमाचार्य के सच्चे अनुयायी थे, जिन्होंने लोगों को देने की क्रिया का आनंद लेने के लिए प्रेरित किया। हमारे गणित के शिक्षकों प्रोफेसर थोथात्री अयंगर और प्रोफेसर सूर्यनारायण शास्त्री की कैंपस में एक साथ चलने की ज्वलंत स्मृति मुझे आज भी प्रेरित करती है। जब मैं सेंट जोसेफ में अंतिम वर्ष में था, तब मुझे अंग्रेजी साहित्य में रुचि पैदा हुई। मैंने महान क्लासिक्स पढ़ना शुरू किया। टॉल्स्टॉय, स्कॉट और हार्डी अपनी विदेशी सेटिंग्स के बावजूद मेरे खास पसंदीदा थे, और फिर मैंने दर्शन शास्त्र में कुछ काम करना शुरू कर दिया। ये लगभग उसी समय था जब मुझे भौतिकी में गहरी रुचि पैदा हुई।